Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic some other provisions as to directors. यानी कि डायरेक्टर्स के रेफरेंस में कुछ अदर प्रोविजंस भी दे रखे हैं. हम इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टडी किया था. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में हमें किन प्रोविजंस को फोकस करना होता है, ये टॉपिक मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम डायरेक्टर्स के अदर प्रोविजंस को स्टडी करेंगे. क्या क्या है ये अदर प्रोविजंस? द फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ओनली इन जनरल मीटिंग. इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग each and every director shall be appointed by the company in general meeting. केवल कंपनी की जनरल मीटिंग में ही किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है. फर्स्ट केस. सेकेंड वन इज द फर्निशिंग DIN एंड डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन. DIN का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उन्हें एक कंपनी की तरफ, कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है, जिसके बेसिस पर उनकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती है. ठीक है. तो जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी कंपनी में एक प्रपोज्ड डायरेक्टर के तौर पर जाता है तो उसको अपना DIN प्रेजेंट करना होगा और साथ में ये डिक्लेयर करना होगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशंस है उन्हें वो कंप्लीट करता है. वो एक डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ये इसको डिक्लेरेशन देनी होगी जब वो एक प्रपोज्ड डायरेक्टर के तौर पर किसी भी कंपनी में प्रपोजल प्रेजेंट करता है, उस केस में. क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर एंड इट्स फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार. यानी कि जब वो एक कंपनी में डायरेक्टर के लिए प्रपोजल देता है तो उसके साथ साथ उसको डायरेक्टर ऑफिस में अपनी कंसेंट देनी होगी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड है. ओके. और अगर वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये कंसेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी. दैट इज द मस्ट कंडीशन. क्लियर? द फोर्थ वन इज एनेक्सिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्या कहता है ये स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के मुताबिक इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ही फुलफिल्स द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट फॉर सच एन अपॉइंटमेंट. यानी कि अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट लेना चाहता है कंपनी के अंदर, तो उस केस में उसे वो सारी कंडीशंस स्पेसिफाई करनी होती हैं जो कि इस एक्ट में गिवन होती हैं जब वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी में अपॉइंटमेंट लेता है, उस केस में. ओके. The next point is right of persons other than retiring persons as directors to stand for directorship. यानी कि ये कंपनी के अंदर रूल होता है कि रोटेशन से रिटायरमेंट लेना ही होता है. अब अगर कोई एक ऐसे पर्सन की बात करते हैं हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर बाय रोटेशन, यानी कि वो एक फ्रेश डायरेक्टर है, तो वो क्या होता है, वो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है. कंपनी की किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में वो ये प्रपोजल दे सकता है और फ्रेश कैंडिडेट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टरशिप के लिए एलिजिबल होता है. इसके लिए क्या करना पड़ता है उसको? इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को एक नोटिस राइटिंग में भेजना होता है कि वो डायरेक्टरशिप के लिए इंटरेस्टेड है और कम से कम मीटिंग के 14 डेज बिफोर उसको ये नोटिस कंपनी को प्रोवाइड करना होता है कि वो डायरेक्टरशिप में इंटरेस्टेड है. वो अपना कैंडिडेचर रिप्रेजेंट करता है एज अ डायरेक्टर बिफोर 14 डेज ऑफ द मीटिंग. ये नोटिस उसे देना पड़ता है. इस नोटिस को उसे 1 लाख रुपए के डिपॉजिट के साथ में भेजना होता है.
या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है, जैसा कि कंपनी के आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड है। 1 लाख इज द अमाउंट जो कंपनी एक्ट में डिसाइडेड है, और अगर कंपनी के आर्टिकल में इससे ज़्यादा अमाउंट है तो इस अमाउंट के साथ में इसको ये नोटिस कंपनी के पास सेंड करना होता है। ओके, इस अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेट इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, यानी कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन या मेंबर, ये मेंबर भी हो सकता है कंपनी का या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, अगर वो पर्टिकुलर मेंबर या पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टर के तौर पर इलेक्ट हो जाता है, या फिर उसको टोटल वैलिड वोट्स के 25% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो उस केस में ये अमाउंट उसको रिफंड कर दी जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। ये तो बात हो गई उस पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस में, अगर वो अपना कैंडिडेचर रिप्रेजेंट करता है तो उसे एक नोटिस देना पड़ता है। लेकिन एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को भी अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऑफिस ऑफ डायरेक्टर के लिए वो अपना कैंडिडेचर दे सकते हैं, और जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले ये नोटिस कंपनी को अपने हर मेंबर को प्रोवाइड करना होता है। किस तरह से प्रोवाइड कर सकती है? 2 तरीके हैं इसके। एक तो बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और इन राइटिंग, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज कर सकती है, भाई जिन पर्टिकुलर मेंबर्स के उसके पास ईमेल एड्रेसेस हैं या मेलिंग एड्रेसेस हैं उनको तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस सर्व कर देगी, और जिनकी नहीं है उनको वो राइटिंग में नोटिस सर्व कर देगी। और दूसरा है कंपनी अपनी वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग एक नोटिस प्लेस कर सकती है जिसमें कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए प्रॉपर वे में कंडीशंस राइट ऑफ होंगी। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपने मेंबर्स को डायरेक्टरशिप के कैंडिडेचर के लिए इनवाइट कर सकती है बाय प्रेजेंटिंग अ नोटिस। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि 7 दिन पहले तक उसको ये नोटिस हर मेंबर तक पहुंचा देना है। ओके, तो ये वाले सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स इन रिलेशन टू द प्रोविजंस एज टू डायरेक्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट इंडिकेट किया था कि कंपनी को अपने यहाँ रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है और उनको रीअपॉइंट भी कर सकती है। तो उनके अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के रेफरेंस में क्या क्या प्रोविजंस हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला प्रोविजन है अपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट जनरल मीटिंग, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जब भी फर्स्ट जनरल मीटिंग अरेंज की जाती है तो इस केस में हर पब्लिक कंपनी से ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 2/3 कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स को रोटेशनल डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट करेगा। ओके, every public company is required to appoint at least 2/3 of the total number of directors of such persons whose period of office must be liable to be determined by rotation. Point is clear? Next one is the 1/3 of directors to retire by rotation. अब जो उसने 2/3 नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है उनमें से जो 1/3 डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग में, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद एक जनरल मीटिंग हुई और उसके बाद जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है पब्लिक कंपनी की, उस एनुअल जर्नल मीटिंग में 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर्स के 1/3 डायरेक्टर्स को रोटेशन बेसिस पर रिटायर होना पड़ेगा अपने ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से। दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बात यह आती है कि जो रिटायरमेंट होगा वो किस बेसिस पर होगा? वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर होगा, यानी कि द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि उनका जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ है उस अपॉइंटमेंट से जो लॉन्गेस्ट टाइम तक ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप में रहे हैं उनको पहले रिटायर किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को फॉलो किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, 2 डायरेक्टर्स एक ही डेट पर अपॉइंट किए जाते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए इन दोनों में आपसी रजामंदी बनती है और म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर ये क्या करते हैं, रिटायरमेंट को फॉलो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रिटायर ऑन ड्यू डेट ऑफ एजीएम। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली उसी ड्यू डेट पर रिटायर होंगे जिस एनुअल जनरल मीटिंग की डेट पर उनको अपॉइंट किया गया था। भले ही जनरल मीटिंग उस टाइम पीरियड पर
हो या ना हो, वेदर द एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड और नॉट, इट इज इमटेरियल। लेकिन जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पर उनको रिटायर होना ही होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिलिंग द वैकेंसी, दैट इज रीअपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेश पर्सन। यानी कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स रिटायर हो जाते हैं तब कंपनी को वैकेंसी को भी तो फिल करना होता है। तो इस केस में ये क्या कर सकती है कंपनी, जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनको रीअपॉइंट कर सकती है या फिर किसी और फ्रेश पर्सन को उनके प्लेस पर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। दोनों ही ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। पॉइंट इज क्लियर। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज इन रेफरेंस ऑफ द डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ये किस कंडीशन में फॉलो किया जाता है? द वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिटायरमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स शुड बी फिल्ड अप एट द सेम एजीएम। यानी कि जिस एनुअल जनरल मीटिंग में आपने वैकेंसी क्रिएट की है उसी एनुअल जनरल मीटिंग में आपको उसे फिल भी करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वैकेंसी है रिटायरिंग डायरेक्टर की वो फिल नहीं हो पाती है, एंड द मीटिंग ऑल्सो हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व फॉर टू फिल द वैकेंसी। और जो मीटिंग है वो भी इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पाती है, यानी कि मीटिंग में कोई भी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पाता है। तब क्या करते हैं, तो उस मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। अब क्या होता है, एक हफ्ते बाद जब मीटिंग को फॉलो किया जाता है, उस एडजर्न मीटिंग को फॉलो किया जाता है और सेम केस हैपन होता है, यानी कि उस मीटिंग में भी डायरेक्टर्स की वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता है और मीटिंग इस पर्टिकुलर इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाती है, इसको रिजॉल्व नहीं कर पाती है। तो उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर रिटायर था वो रिटायरिंग डायरेक्टर एडजर्न मीटिंग में रीअपॉइंटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम इस रीअपॉइंटमेंट को नाम देते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, बिकॉज द डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न्ड मीटिंग। तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर की पोस्ट पर रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा उसका। ओके, सो these all are the provisions regarding the appointment and reappointment of rotational directors within a company. Okay, thank you.